ईडी हो या सीबीआई, जब भी ये कार्रवाई करती है विपक्ष की पार्टियां, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, वो यही कहती हैं कि देश की संवैधानिक और कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियां दबाव में हैं। इन पर सरकार अनावश्यक दबाव बना रही है और सिर्फ विपक्ष को निशाना बना रही है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन सरकारों ने कभी भी अपने हिसाब से ही इन एजेंसियों को चलाया है। कभी भी ये संस्थाएं आजाद होकर काम नहीं कर पाई। बीजेपी भी पहले जब सरकार में नहीं थी और विपक्ष में थी तो ये आरोप लगाती थी कांग्रेस पर कि ये परंपरा उन्होंने शुरू की थी और उन्होंने ही इसे परवान चढ़ाया था। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कि पूर्व में हो चुके हैं। इन्हीं में से एक सबसे चर्चित उदाहरण है पूर्व चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन से जुड़ा हुआ। जी हाँ, कांग्रेसी परंपरा की इससे पुष्टि हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये घटना दरअसल शेख अब्दुल्ला से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला पर 1965 का जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस वक्त भारत के खिलाफ उन्होंने तमाम साजिशें की थी और अपना हित साधने के लिए पाकिस्तान की सरपरस्ती करने के आरोप भी उन पर लगे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने आदेश दिया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। 1966 में पहली बार पीएम बनी इंदिरा गांधी ने भी अब्दुल्ला की नजरबंदी जारी रखी। इस दौरान शेख अब्दुल्ला को कई जगहों पर अलग अलग रखा गया। खासकर लंबे समय तक उन्हें साउथ में रखा गया, यानी दक्षिण भारत में। शेख अब्दुल्ला 11 साल बाद तकरीबन 1964 में जेल से निकले और अगले साल ही फिर से उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। उनको देश के अलग अलग जगहों में घुमाया गया। उन्हें तमिलनाडु के कोडाइन केनाल लाया गया, जो मदुरई में 120 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन है। यहाँ तब कलेक्टर हुआ करते थे टीएन शेषन। वही टीएन शेषन जो बाद में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने और उनकी खूब प्रसिद्धि हुई। शेषन ने ही इस बात का अपनी आत्मकथा में खुलासा किया है। टीएन शेषन की आत्मकथा है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। इन बायोग्राफी में शेषन ने लिखा है कि शेख अब्दुल्ला ने मुरव्वत या यूं कहिए कि ढील पाने के लिए तमाम कोशिशें की थी और उन्होंने आमरण अनशन तक की धमकी दे दी थी। लेकिन शेषन तो शेषन थे, वो कहां धमकियों के आगे झुकने वाले थे। शेख अब्दुल्ला जुलाई 1965 से जून 1967 तक शेषन की देखरेख में रहे। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने शेख अब्दुल्ला पर नरमी बरतने के लिए शेषन को आदेश दिया या यूं कहे निर्देश दिए। शेषन ने अपनी किताब में लिखा कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी और गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने उनसे कहा था कि वो अब्दुल्ला के साथ विशेष व्यक्ति जैसा व्यवहार करें। हालांकि शेषन पर कोई इसका खास असर नहीं हुआ। उनकी अब्दुल्ला से तब और ठन गई जब शेख अब्दुल्ला को ऊटी ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ उन्होंने चोरी छुपे एक विदेशी संवाददाता को इंटरव्यू तक दे दिया। इससे इंदिरा गांधी की खूब फजीयत हुई। उसके बाद दोबारा शेषन ने कोडाई केनाल लेकर उन्हें शिफ्ट कर दिया। वहां कोडाई केनाल के एक ट्रैवलर हाउस में रंगाई पुताई कराई गई, यानी जहां पर घोड़े रखे जाते थे वहां की रंगाई पुताई हुई। जिसके बाद शेख अब्दुल्ला बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कोई इंसान भला ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे कमरों में तो सिर्फ घोड़े रह सकते हैं। तब शेषन ने अब्दुल्ला को कोडाईकनाल के ही कोहिनूर बंगलों में शिफ्ट कर दिया था। एक बार तो अब्दुल्ला ने शेषन को एक अदना सा कलेक्टर कहकर तंज कसा, जिसके बाद शेषन उस वक्त तो चुप रहे, लेकिन उन्होंने सही समय पर इसका जवाब दिया और उसकी वो तलाश में थी। लेकिन उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 ही दिन बाद ऐसा मौका आ गया जब उन्होंने इसका जवाब दे दिया। दरअसल उस दिन बारिश हुई और अब्दुल्ला ने मौसम का मजा लेने के लिए थोड़ा टहलने की गुजारिश की। उन्होंने शेषन से एक छाता मांगा। तब शेषन ने कहा कि मैं इसकी अनुमति के लिए पत्र लिखूंगा, अनुमति मिली तो आपको छाता दे दूंगा। शेषन के इतना कहने पर अब्दुल्ला ने पूछा, एक छाता खरीदने के लिए भी आपको मद्रास चिट्ठी भेजकर अनुमति लेनी पड़ेगी? शेख अब्दुल्ला ने खुद 1948 से अगस्त 1953 तक, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे, तब शेषन ने जवाब दिया, हाँ सर, मैं तो एक अदना सा कलेक्टर हूं, मुझे मद्रास से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। अब्दुल्ला तो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने तत्काल इस बात को समझ लिया और मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत हंस पड़े और बोले, ओहो, तो आप मुझे मेरे 2 दिन पहले कहे गई बात का जवाब दे रहे हैं।
इसके बाद शेषन ने अपनी किताब में लिखा कि एक बार की बात है, अब्दुल्ला ने शेषन से आग्रह किया कि वो उनकी एक चिट्ठी राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन तक भेज दे, लेकिन बिना पढ़े हुए। ये उन्होंने शर्त रखी। तब शेषन ने कहा कि आप जिन्हें चाहें चिट्ठी लिख सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी और को, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ाऊं। शेख अब्दुल्ला ने टीएन शेषन से कहा कि वो दिल्ली से बात करें, लेकिन शेषन ने उनसे कहा कि चूंकि दिल्ली से पहले से ही आदेश आया हुआ है, ऐसे में वो कोई बात नहीं करने वाले हैं। तब अब्दुल्ला तमतमा गए। उन्होंने धमकी दे डाली कि ठीक है, आपका फैसला अगर यही है, मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। तो शेषन ने कहा तो ठीक है, आप अनशन करिए, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर देता हूं। टीएन शेषन तब महज 32 साल के हुआ करते थे। शेख अब्दुल्ला को ऐसे जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। ये तो छोटे किस्से थे, लेकिन शेषन को असली प्रसिद्धि तो उनके भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मिली, जब 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहे। टीएन शेषन जब तक पद पर रहे, तत्कालीन सरकारें और नेताओं से उनका खूब विवाद हुआ, या यूं कहें टकराव रहा। हालांकि चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता से शेषन ने कभी समझौता नहीं किया और न ही कानून का कड़ाई से पालन करने से पीछे हटे। उन्हें भारत का सबसे प्रभावशाली मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता है। शेषन को चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा याद किया जाता है, खासकर जब चुनाव आते हैं या फिर चुनाव आयोग से संबंधित कोई बात होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।